बेहद शुक्रिया आप तमाम का कि आप हमारी छोटी सी दावत पर आप सब ने ज़हमत की। आज का दिन मुझे लगता है कि सर्दी का मौसम के आज ही के दिन से शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही पॉल्यूटेड आज का मौसम है। ऐसे में घर से निकलना लोगों का बड़ा मुश्किल है और परहेज़ भी करना चाहिए। बावजूद उसके आप सब हमारी मोहब्बत में आए। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता, उसका इजहार भी नहीं कर सकता। फ़र्दन सबका नाम ले सकता हूँ, सभी हमारे दोस्त हैं, सब जानने वाले हैं, छोटे बड़े सबका नाम ले सकता हूँ। लेकिन आज चूँकि सग़ीर अशरफ साहब, जिन्हें मैं सग़ीर भाई कहता हूँ, आज की उनकी किताब की रुनुमाई हुई। सग़ीर भाई इस उम्र में भी रिटायरमेंट के बाद भी मुस्तकिल लिखने पढ़ने के अमल से गुज़र रहे हैं और मेरी भी ताकीद इनको यही होती है कि इस उम्र जो रिटायरमेंट के बाद का जो वक्फ़ा है, जो उम्र आपको मिली है, जो हयात है, उसमें आप सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करें। चूँकि इनके पास बहुत सलाहियतों के मालिक हैं। बैक वक्त अफसाना भी ये लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, मज़ामीन भी लिखते हैं। आप इनमें कई ऐसे मज़ामीन हैं जब आप पढ़ेंगे और जब उस मज़ामीन के पढ़ते वक्त आप कहीं आपको हैरत भी होगी और इल्म में इजाफ़ा भी होगा। लगेगा कि सरदार जाफ़री पे मज़मून तो हमने बहुत सारे मज़ामीन पढ़े, लेकिन ये अलग नोयत का, अलग तर्ज से लिखा हुआ मज़मून है। तो इनकी अपनी तहरीर की अपनी एक ज़बान होती है, अपना लहजा होता है, अपना अंदाज़ होता है। मैं इसलिए इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी तारीफ़ भी करता हूँ और इनके पीछे लगा भी रहता हूँ। डॉक्टर रेहान अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। शुरू करता हूँ मैं। रवीश कुमार ने प्रोफेसर खालिद जावेद के नावल नेमत खाना पर तबसरा करते हुए लिखा है, मुझे खुशी है कि मैं खालिद जावेद को नहीं जानता। किसी तख्लीक की किरत से कब्ल तख्लीकार को जानना या उसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी तख्लीकी फ़न पारे के मुताले की लज़्ज़त को मुतासिर करती है। डॉक्टर सग़ीर अशरफ की किताब उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से जब मेरे हाथ में आई और उसका मुताला शुरू किया तो मेरी ज़बान से भी बेसाख्ता ये जुमला अदा हुआ, मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर सग़ीर अशरफ को नहीं जानता। मेरी खुशी का सबब मुकम्मल तौर पर वो नहीं था जिसकी बात रवीश कुमार ने की है। दरअसल मेरी खुशी का सबब यह था कि बाद अज़ मुताले किताब मैं डॉक्टर सग़ीर अशरफ और उनकी किताब के मुतालिक अपनी राय कायम करने में बहुत आज़ाद महसूस कर रहा था। एक ख़ास दूरी से चीज़ें बहुत साफ दिखाई देती हैं। मेरे और डॉक्टर सग़ीर अशरफ की तहरीर के दरमियान उनकी शख्सियत हायल नहीं हुई। मैंने उनके अदबी मकाम व मर्तबे को उनकी तहरीरों से समझने की कोशिश की है और मेरी नज़र में यही ठीक भी है। मुझे यहाँ उनकी अदबी हैसियत पर गुफ्तगू नहीं करनी है और एक किताब की मदद से ये मुमकिन भी नहीं है। डॉक्टर सग़ीर अशरफ की अदबी खिदमात का दायरा काफ़ी वसी है। नज़्म व नस्र की बेशतर असनाफ़ पर न सिर्फ उनकी गहरी नज़र है बल्कि बकौल डॉक्टर नसीम मोहम्मद नसीम वह उनकी तफ़हीम और तज्ज़िया का भी बतरीक़े अहसन हक़ अदा करते हैं। इसमें ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं कि उनकी शख्सियत हमा जहत है। उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से उनकी शख्सियत का मुकम्मल तारुफ़ तो नहीं है, ताहम उनकी अदबी और इल्मी इज्तिहाद का निगार खाना ज़रूर है। अगर कोई शख्स उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से का सरसरी मुताला भी करे तो इसके लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि डॉक्टर सग़ीर अशरफ कई खूबियों के मालिक हैं। किताब के मुख्तलिफ़ औराक पर यह बात लिखी है कि वो अच्छे शायर, फ़िक्शन निगार, नाक़िद, मुहक़्क़िक़, नज़्मुन नवीस, सहाफ़ी और मुसव्विर हैं। किताब में जहाँ जहाँ उनकी शख्सियत की जिस हवाले से बात कही गई है वहाँ उसकी दलील पेश करने की कोशिश की गई है, जो बहुत अच्छी बात है। अगरचे उनके मुतालिक लिखे गए बेशतर मज़ामीन की नौवियत तबसरे की है, लेकिन अहम बात यह है कि उन पर बाज़ लिखने वाले उर्दू और हिंदी ज़बान व अदब की मुस्तनद अदबी शख्सियात हैं। जनाब इशरत ज़हीर साहब हमारी उर्दू दुनिया का एक मोतबर नाम है। इस किताब में भी उनका मज़मून शामिल है। मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। इशरत ज़हीर साहब। इस महफ़िल की सदर साहिबा और डाइस पर बैठे हुए मुक़्तदिर हस्तियाँ और तमाम बाज़ौक़ सामीन, इंसान की हस्ती, उसका वजूद कायनात की अरीज़ व बसीत वुसअतों में फैला और बिखरा हो। अक्सर हयात की पेचीदगी और कायनात के असरार के धुंधलके से गुज़रते हुए हयात फ़ानी के तफक्कुर और तकद्दुर से परे हम किसी गोशे अमन की तलाश में होते हैं। ग़ालिबन ऐसी ही किसी सूरत हाल के इजहार में
किसी ने कहा है, समेटता रहा खुद को मैं उम्र भर, लेकिन बिखेरता रहा शबनम का सिलसिला मुझको। सगीर अशरफ के अदबी सफ़र और सయ్య इजहार हयात में ऐसी ही सूरतें दिखती हैं। इनके दस्तरस में अफसाना, नज़्म, तनक़ीद, तहक़ीक़, इंशाइये, खाके, मौसीकी और मुसव्वरी एक सैल रवां है कि जिसने फ़नून लतीफ़ा के तवाफ़ में जादू बिखेरा हुआ है। वो कहते हैं, लफ्ज़ों में हूँ पोशीदा, किताबों में छुपा हूँ, इस दौर की तहज़ीब हूँ, मिट्टी में दबा हूँ। और ये भी हम वो हैं जो ज़मीन कागज़ पे फ़िक्र व फ़न की ज़ुबां बोते हैं। सगीर अशरफ के मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब के फैले और बिखरे हुए अदबी मंजरनामे के ताल्लुक़ से कहने के लिए मौज़ू व मवाद की गर्चे कोई कमी नहीं, ताहम मुख्तलिफ़ नौ तख्लीक़ी निगारशात की चकाचौंध के मबहूत कुन और हैरान कुन उजाले की क़ुव्वत गोआई को सल्ब किए देते हैं। ये किताब उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद के हवाले से की अशात सगीर अशरफ के निगारशात से तारुफ भी कराती है और उनके अदबी मर्तबा मुकाम में फ़िरास की वाक़फ़ियत भी बहम पहुँचाती है। उर्दू शेर व अदब की तहक़ीक़ व जुस्तजू में मुआविन और रहनुमा भी है। इनकी इस अशात पर सगीर अशरफ को बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज़ वहीद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। दिल्ली में क़याम के दौरान बहुत सारी अदबी महफ़िल में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और बड़े असातिज़ा इकराम को मैंने सुना। एक दफ़ा इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक प्रोग्राम था और हमारे उस्ताद अनवार आलम पाशा साहब, जिनको मैं एक किताब देने गया था अर्शिया पब्लिकेशन की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि किताब रख दीजिए। हमने कहा कि सर देख लीजिए, इस पर आपको गुफ्तगू करनी है। तो उन्होंने कहा कि कलर दिखाइए। तो मैंने उलट करके ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया और आए स्टेज पर बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की, बड़ा ज़ोरदार तबसराती, मतलब मैं हैरान रह गया। मैं देखता रहा। बाद में उन्होंने कहा कि गुफ्तगू ऐसे ही की जाती है। तो मेरे वो उस्ताद हैं, तो वाकई उस्ताद तो ऐसे ही होते हैं। हम तो अभी शागिर्द ही हैं, उस्ताद होने में अभी टाइम लगेगा। तो बग़ैर जाने बूझे किताब को उलट पुलट करके देख करके मैं उस तरह की बहुत नफीस और मतीन और बहुत जामे और माने गुफ्तगू तो नहीं कर सकता। अलबत्ता इस ईकान को मैं दोहराना चाहता हूँ इस वक्त कि हर वो आदमी जो उर्दू से मोहब्बत करता है, वो अपने हिस्से का काम अगर करे तो उर्दू मर नहीं सकती है ना। और महकमा डाक वाले बड़े तेज़गाम होते हैं। हमारे सैयदी व मालाई मरहूम फ़ारूक़ी साहब का बड़ा एहसान और करम है कि उन्होंने बड़ा काम किया और बड़ी नस्ल की जो है, नई नस्ल की आबियारी की। हमने उन्हें देखा, सुना और पढ़ा और सर धुनते हैं और उनकी राहों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो महकमा डाक से इनका ताल्लुक़ है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये इसी तरह से तेज़गाम होंगे। और ख़ास बात ये है कि हम लोग उर्दू की रोज़ी रोटी खाते हैं। उर्दू से मेरा भी एक जज्बाती रिश्ता है और तहरीकी तौर पर मैं उर्दू को एक प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बेसिकली उर्दू का तालिब इल्म नहीं रहा, MNCs में था, लेकिन नदीम भाई जैसे लोगों को जब देखा कि बड़े भाई बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो बस गुज़र बसर के लिए मैंने भी सोचा कि उर्दू में पनाह ले लेते हैं। तो ये बड़ी मोहब्बत वाली ज़बान है, हर किसी को जगह यहाँ मिल जाती है। अब जो उर्दू के साथ चैलेंजेस हैं, उसका मुकाबला सिर्फ़ काम से किया जा सकता है। बग़ैर काम के आप उर्दू को बचा नहीं सकते हैं। अपने बच्चों को तालीम दें, लिखें, पढ़ें और जो हुकूक़ हैं दस्तूरी तौर पर उर्दू के, उसके लिए इसरार करें, उसके लिए कोशिश करें। हमारे दरमियान ऐसे लोग तो हैं जो उर्दू जानते हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हिंदी और उर्दू में यकसां कुदरत रखते हैं और इजहार की सतह पर और तख्लीकियत की सतह पर और तनकीद की सतह पर।
تو میری دلی تمنا ہے اور نیک خواہشات صغیر صاحب کے ساتھ کہ آپ صغیر ہیں لیکن اپنے کام سے کبیر ہیں. میں ایک بار پھر مشکور ہوں، آپ نے ہمیں دعوت دی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سفر جاری رہے گا، قلم اور کرتاس سے یہ کم نہیں ہوگا. اس کے بعد تو میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتی ہوں میں صغیر صاحب کی خدمت میں. یہ کتاب میں مجھے کل رضوان میاں نے بھجوائی اور میری رائے یہ ہے کہ میں زیادہ پڑھ نہیں پائی، وقت بہت کم تھا، اس لیے میں کتاب پہ تو گفتگو نہیں کر پاؤں گی. لیکن چیزہ جو میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت بڑا کام آپ نے کیا. افسانہ لکھنا، فکشن لکھنا اور شاعری کرنا کافی عام بھی ہے اور آسان بھی ہے، لیکن تنقید لکھنا اپنے اندر ایک بہت اہم کام ہے اور یہ سعادت بزور بازو نیست. ظاہر ہے کہ آپ نے اس فن کو اتنا سمجھا ہے، اس تبھی آپ نے اس کتاب کی میں مضامین میں نے تھوڑے دیکھے، اور وہ مضامین بھی کن شخصیتوں پہ ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی اور وہ ہیں کون کرشن چندر اور وغیرہ سب کے. پھر میوزک کا الگ. اچھا، اس کے علاوہ مجھے ایک بہت زیادہ جس میں کشش محسوس ہوئی وہ ان ابواب کے عنوانات تھے جو آپ نے بہت ہی تخلیقی انداز میں ترتیب دیے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح لکھتے رہیں اور اللہ آپ کو درازی عمر کے ساتھ زور قلم میں بھی اضافہ فرمائے. اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کی اور کی بھی کتابیں پڑھوں اگر مجھے ملے. اور اس وقت البتہ زیادہ میں اس لیے نہیں بول سکتی کہ کتاب کے بارے میں مجھے بالکل علم نہیں ہے، تو میں معذرت چاہتی ہوں. بہت بہت آپ کو مبارکباد، بیگم صاحبہ کو مبارکباد، کیونکہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنا فرض بخوبی ادا کیا. آئینہ در آئینہ کوئی نہیں. جی میں نے وہ دیکھ لیا تھا اور اسی لیے میں نے کہا. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں خود خاتون ہوں، بلکہ واقعی آپ نے ایک بہت مطلب سچ مچ سچے ہم سفر کا فرض ادا کیا. آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، بہت شکریہ سب کا. اور اس بیچ میں میرے جانے کے لیے جو بد اخلاقی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. زوردار تالیہ. بہت خدمات ہیں اردو کے لیے ڈاکٹر شکیل صاحب کی. آج میں رضوان کی ظالم محبت کا شکار ہو گیا ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی اطلاع کے اظہار خیال بھی کرنا ہے. اتنی دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لے آئے، تو بحیثیت سنی میں آیا تھا، لیکن اب میں نہ ایو میں رہا نہ شیو میں رہا. تو بہرحال اب یہاں پہ ہوں تو کچھ اظہار خیال کرنا ضروری بھی ہے، اور اس روایت سے انحراف کر رہا ہوں کہ بغیر کتاب پڑھے ہوئے تبصرہ کرنا. ہمارے یہاں ایک روایت رہی ہے اس کی کہ دیباجہ پڑھ لیجیے، پیش لفظ تھوڑا سا پڑھ لیجیے، اس کے بعد بھرپور تبصرہ کر دیجیے، اور اس پر واہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں صاحب بہت اچھا تبصرہ ہوگا، بہت ہی ہوگا. خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو شخص صغیر بھی ہو اور اشرف بھی ہو، اس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بڑا ملٹی فیسٹ کریکٹر ہمیں اس کتاب میں نظر آ رہا ہے. بیک وقت افسانہ نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، موسیقی پر لکھ رہے ہیں. آج کل اردو میں میوزک پہ کوئی کتاب نہیں آتی، کوئی راگ، کوئی راگنی کہ صبح کا راگ اگر شام کو کہا دی تو کوئی منع کرنے والا بھی نہیں کہ بھائی آگ لگ جائے گی، ایسا نہ کرو. لیکن اس میں 2 مضمون انہوں نے میوزک پر، اور اس کے علاوہ ان کا میدان تحقیق اور تنقید بھی ہے. اب تحقیق کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو بڑا پتہ ماری کا کام ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ تحقیق کا کام سبھی کر لے بیٹھ کر کے. تو موجودہ منظرنامے پر اگر دیکھیں آپ تو تحقیق بہت ہی حاشیے پر نظر آ رہی ہے اردو میں، کیونکہ شعبے کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک الگ نوعیت کی ہوتی ہے. شعبے سے باہر نکل کر کے ریسرچ کا کوئی ایسا کام، کچھ دنوں پہلے پروفیسر عبدالحق کی کتاب آئی تھی حاتم پر اور دوسرے شعراء پر جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا تھا یا انتخاب کیا تھا، اچھا کام ہے. اسی طرح کچھ کام تو کبھی کبھی نظر آ جاتے، لیکن عام طور پر ہمیں تحقیق کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں نہیں ملتی. پچھلے دنوں میں کچھ کام کر رہا تھا تحقیق کے حوالے سے، تو اساتذہ کے اندر بھی یہ بات دیکھی گئی کہ بہت ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ تحقیق کا کام کیا گیا ہے.
किसी एक का मिसरा, किसी दूसरी गज़ल का मिसरा एक शेर बना करके कोट कर दिया ये, तो काफ़ी मिसलीडिंग मामला होता है। और जब तक उसमें दलाइल ना हो, तहकीक तो ऐसे ही है जैसे कि आप एक जज के सामने अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, गलत बात भी कहते हैं तो उसके लिए भी दलील चाहिए, और दुरुस्त बात कहते हैं उसके लिए भी दलील चाहिए। अब इनके तहकीकी मज़ामीन पढ़ने के बाद ही मैं ये कह सकूँगा कि ये किस कदर मुकदमे को अपने साफ़ सुथरा रखा है, किस कदर हवाले जात के साथ गुफ्तगू किए। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी अमित भाई कि मैं सफ़े सामीन में बैठा हुआ था और आपने मुझे स्टेज में बुला लिया, वरना मैं आपकी खिदमत में एक शेर ज़रूर पढ़ता कि जगह की खैर नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहाँ मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। ये शेर आपने पढ़ने से मुझे महरूम कर दिया हामिद भाई, बहरहाल आपका शुक्रिया। इन्होंने एक शेर कहा है, पहले मैं वो सुना देता हूँ तब बात आगे बढ़ेगी। इनका एक शेर है, किताब इश्क लिखने की मुझे फुर्सत नहीं साहब, किताब इश्क लिखने की मुझे फुर्सत नहीं साहब, अभी तक बेवफाई पर मेरी तहकीक जारी है। मेरे ख़्याल से सग़ीर अशरफ साहब को ये शेर नहीं लिखना चाहिए था, इस पे हम लोगों का हक़ ज़्यादा है, क्योंकि अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने बेवफाई पर ही तहकीक की है। ख़ास तौर पर मोहब्बत की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से मैंने बहुत कुछ लिखा है, इसलिए बेवफाई के बारे में बेसिकली कहने का मुझे ही हक़ है। तो अब मेरा जी चाहता कि मैं आपका ये शेर चुरा ही लूँ ताकि मैं दूसरी जगह पढ़ सकूँ। बहरहाल मामला यह है कि तहक़ीक़ और तनक़ीद दोनों एक दूसरे से मरबूत हैं, और आज के दौर के अंदर तहक़ीक़ की जो सूरत हाल है उससे सभी वाकिफ़ है और तनक़ीद की सूरत हाल से भी वाकिफ़ है। मैंने बहुत पहले इश्तिहार में एक मज़मून लिखा था जिसका उन्वान ही रखा था वक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। तो दरअसल तनक़ीद का पूरा हवाला, पूरे जो औसाफ़ हैं, जो ख़साइस हैं, इस एक आयत में आ जाते हैं। अगर आप उसके अंदर कुछ नुकसान करते हैं, खसारा करते हैं, यानी अच्छी तरह नाप तोल नहीं करते हैं, तो उसे आप तनक़ीद नहीं कह सकते। इसलिए अगर आप किसी भी तख्लीक को परखने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरत है आप नहायत ध्यानदारी के साथ काम करें, उसके ज़रिए ही आप तहक़ीक़ का मेयार बुलंद हो सकता है। बहुत सारे लोग अदब के मेयार के बुलंद होने की बात करते हैं, तो मैंने एक साहब से कहा, भाई अदब का मेयार तो बुलंद होता ही रहेगा, हम जैसे लोगों के लिए हमें अब अपनी ज़िंदगी का मेयार भी बुलंद करना चाहिए। मामला यह है कि हम जैसे लोग जो तहक़ीक़ और तनक़ीद से जुड़े रहते हैं वो सिर्फ़ अदबियात में उलझे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के मेयार को बुलंद करने की कोशिश नहीं करते। तो हमें अदब के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का मेयार भी बुलंद करना होगा। अभी बिरादर रेहान साहब उर्दू रस्मुल ख़त की बात कर रहे थे, अभी कल ही मैं मुज़फ़्फ़र अली साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि उर्दू रस्मुल ख़त ख़त्म होता जा रहा है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि सिर्फ रस्मुल ख़त नहीं बल्कि आला नस्ल के घोड़े भी ख़त्म होते जा रहे हैं। कितनी अहम बात कही उन्होंने, जो एक मेयार था, उलू का मेयार था, आला होने का मेयार था, सारी चीज़ें अब रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है, हर चीज़ ज़वाल पजीर है। इसी मौके पर मुझे एक किताब की याद आई जो मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग दोस्त थे, महमूद हाशमी साहब। वो बहुत बड़े नक्काद थे और उन्होंने किताब लिखी थी अम्बोहे ज़वाल परस्ता, और ज़ाहिर है कि उसमें सारे तनक़ीदी नौइयत के मज़ामीन थे। उन्होंने वाज़े किया था कि आज हम ज़वाल के दौर में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो इस ज़वाल के हालात में भी अगर हम तहक़ीक़ तनक़ीद से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं तो ये बहुत अहम बात है। अभी इन्होंने बात कही, हमारे बिरादराम रेहान साहब ने, ज़ाहिर है कि फ़्रेंच के भी हवाले दे रहे थे, चूँकि फ़्रांसीसी पढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने फ़्रेंच पढ़ी है और हमारे सग़ीर अशरफ साहब दोनों ही कसीर लिसानी है। और ये जो बैन उलूमी अहद है इसमें मुस्तक़बिल सिर्फ़ और सिर्फ कसीर लिसानियत का है, मल्टी लिंग्वलिज़्म। अगर आप एक लिसानी हैं तो यकीनी तौर पर आप किसी भी महाज पे कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हम सबको कसीर लिसानी, सग़ीर अशरफ साहब का भी मामला यही है कि वह हिंदी के भी राइटर हैं और उर्दू के भी राइटर हैं। तो ज़ाहिर है कि आज के दौर की ज़रूरत है कि हम मुख्तलिफ़ ज़बानों से इस्तिफ़ादा करें और मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखें, सोचें, सब कुछ करें। तो सग़ीर अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब तरतीब दी है, लिखी है, तरतीब तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल इसमें जो क़िरता से अदब के उन्वान से एक बाब शामिल है, दूसरा फ़न मौसीक़ी के हवाले से है, तीसरा तंज़ मिज़ाह के हवाले से, चौथा कौमी इत्तेहाद व सक़ाफ़त के हवाले से, और 5 और 6 और 7 ये इनकी शख्सियत के हवाले से। तो ये किताब 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाती है।
ایک میں جہاں ان کا تخلیقی جوہر سامنے آتا ہے یا تنقیدی جوہر سامنے آتا ہے، اور دوسرے حصے میں ان کے تنقیدی جوہر کے حوالے سے جو اعترافیہ ہے، اعتراف نامہ ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ تو اس میں سارے مضامین بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ علی سردار جعفری کی شخصیت بہت قیمتی رہی ہے، میں نے بھی ان پہ لکھا ہے۔ کرش چندر بھی بہت اہم شخصیت ہے۔ بیدی پہ اتفاق کی بات ہے کہ جن شخصیات پہ انہوں نے لکھا ان شخصیات پہ میرے بھی ناقص ہی صحیح مضامین موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم مطلب مضامین کا انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فن موسیقی کے حوالے سے لکھنے والے آج کے دور میں بہت کم ہیں۔ تو صغیر اشرف صاحب نے فن موسیقی کے حوالے سے بھی لکھا ہے۔ صرف ایک دو لوگ ہیں پرانے زمانے میں، ہمارے کشمیر کے ایک صاحب تھے، وہ کیا قیصر قلندر صاحب، وہ لکھا کرتے تھے موسیقی کے حوالے سے، اور بعد میں انہوں نے بھی لکھا شکیل الرحمان صاحب نے موسیقی کی جمالیات، لیکن ظاہر ہے کہ موسیقی سے ان کا زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ طنز و مزاح کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے ساری شخصیات کا ایک آزادی کے بعد طنز و مزاح کے حوالے سے انہوں نے پورا اچھا جائزہ لیا ہے۔ فکر تونسوی کا انداز فکر بھی آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ان پہ میرا بھی مضمون موجود ہے۔ اور احمد جمال پاشا صاحب بہت بڑی شخصیت، قومی اتحاد ثقافت کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مضامین بہت قیمتی ہیں اور اس کے لیے ان کو مبارکباد دی جانی چاہیے۔ اور جہاں تک ادب کی بات ہے تو ادب کو کسی ایک خانے ایک دائرے میں قید کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ادب مختلف اظہارات سے عبارت ہے۔ اگر آپ ادب کو چاہتے ہیں تو من حیث المجموع دیکھیے، نہ کہ اردو میں قید کیجئے، نہ فارسی میں قید کیجئے، نہ عربی میں قید کیجئے، نہ فرینچ میں قید کیجئے، نہ اور دوسری زبان میں قید کیجئے۔ روسی ادب بھی ہمیں پڑھنا ہے، فرانسیسی ادب بھی پڑھنا ہے، ہندی ادب بھی پڑھنا ہے۔ سارے ادبیات سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک معیار قائم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو تحقیق و تنقید کے حوالے سے صغیر اشرف صاحب نے جو کتاب لکھی ہے یقینی طور پر بہت اہم ہے۔ اس سے تحقیق اور تنقید کے نئے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، نئے امکانات بھی واہ ہو سکتے ہیں، اور یقینی طور پر ہمیں مستقبل میں ان سے اور مزید امید ہے۔ اسی پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ڈاکٹر صغیر اشرف صاحب ہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زوردار تالیاں۔ تو مضامین کے سلسلے کی ہی بات اگر کہیں، جیسے ان میں وہ مضامین ہیں جن سے میں مل چکا ہوں۔ علی سردار جعفری صاحب سے لکھنؤ میں ملا۔ عابد سہیل صاحب کا بھی ایک چھاپے خانہ تھا۔ عابد سہیل صاحب کے یہاں میں کسی پروفیسر کے ساتھ گیا تھا لکھنؤ یونیورسٹی کے ساتھ، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ساری باتیں جو ہے میرے ذہن میں رہی، دماغ میں رہی۔ اور پھر لاریب نکالا کرتے تھے عابد سہیل صاحب۔ کتاب نہیں، لاریب بھی نکالی، لارب رشید کو رشید۔ اچھا، تو بہرحال وہ مضمون انہوں نے لاریب میں چھاپا تھا اس کتاب کو۔ اب رہا کرشن چندر کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ایک کونا جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، وہی میری تحقیق ہے کہ اور اس میں خاص طور سے یہ دھیان رکھا گیا ہے کہ بھائی میں اتراکھنڈ میں ہوں اور اتراکھنڈ کے نینی تال ضلع میں ہوں، اور نینی تال ضلع میں رام نگر۔ جو لوگ جو ادیب وہاں آئے اور ان سے کس طریقے سے ملاقات رہی، کرشن چندر کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ نینی تال، اس میں شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو اور زیادہ لوگوں کو بھی پتہ ہو، پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب کی بیٹی کر لیجیے سلمہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور نکاح بھی مسلم نام سے ہوا ان کا، یہ شاید کم معلوم ہوگا۔ تو ہیں ہاں ان کا نام رکھا گیا ہے، وقار ملک رکھا گیا، وقار ملک کے نام سے ان کا نکاح ہوا، اور وہ نکاح بھی میرے نینی تال میں جہانگیر آباد پیلیس میں ان کا نکاح ہوا۔ کس تاریخ میں ہوا، کس دن ہوا ہے، یہ سب اس میں یہ میری تلاش تھی۔ تو اسی طریقے سے سوچتا ہوں کہ پڑھوں آج میں صفیہ کے خطوط۔ پاکیزہ فلم میں کہ بھوپالی صاحب نے کچھ گانے لکھے، اور پاکیزہ کے ریلیز کے بعد وہ ہلدوانی
कुछ लोगों से मिलने आए और उसमें मैं भी शामिल था। और मेरी खुशनसीबी कह लीजिएगा कि 2 दिन वो मेरे यहाँ रहे के भोपाली साहब, और उन्होंने इस फैमिली के बारे में जो कुछ मुझे बतलाया, फैमिली जावेद साहब, इनकी माँ का नाम सफ़िया अख्तर, इनके वालिद साहब जानिसार अख्तर, इनके मामा मजाज लखनऊ, उनके बारे में मुझे डिटेल से ज़्यादा ऐसा दिमाग में वो सब चीज़ वो फंस गई। मेरे मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में कोई 10-15 साल रहा, पोस्टल डिपार्टमेंट में ही रहा, और मेरी बहुत सारे प्रोफेसर से वहाँ रही है। वहाँ कलेक्शन जो था, ख़ासतौर से उर्दू का कलेक्शन तो बहुत ही नया हुआ रहा, बहुत पुअर कलेक्शन था। तो वहाँ मैंने एक किताब देखी, वो सफ़िया की ज़ेर लब थी, और उस ज़ेर लब में सफ़िया ने जो खतूत लिखे हैं वो शायद एक हिंदुस्तानी औरत अपने साजन को अगर लिख सकती तो वही खतूत लिख सकती। तो मैं इतना मुतासर, बात फिर वहीं आ गई। सफ़िया ने भी नैनीताल से 10-15 ख़त लिखे हैं उसमें, तो वही 20 ख़त में उस लाइब्रेरी से, उस ज़माने फोटो स्टेट वगैरह कुछ नहीं थी, मैं हाथ से नकल करके ले आया था 20 ख़त। मैं नहायत अदब एहतराम से प्रोफेसर नदीम अहमद साहब से गुजारिश करूं, जो इस वक्त सदारत फरमा रहे हैं। ज़ोरदार तालियां, बस आखिरी तालियां हैं आप लोगों को। रेहान BA में था, बहुत अल्लड़ किस्म का लड़का, कुर्ता पजामा पहन के, हम लोग भी उस ज़माने में ऐसे ही पहनते थे, बहुत अल्लड़। अब बहुत सजीला हो गया है, संवरा रहता है। इतनी खूबसूरत नस्र, इतनी अच्छी गुफ्तगू, और इतने पॉइंट्स को आपने रेज़ किया बेटा कि अल्लाह ताला मेरे ख़्याल से आप कहीं और न जाइए। इसमें मुश्किलें तो बड़ी हैं, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई सीधा नहीं होता है। देख रहे हैं इसमें कितने नाम हैं, तो इन नामों को सीधा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें अपनी राह अलग बनाना, बहुत अच्छी नस्ल तुमने लिखी है, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था। तुमको पता है कि मेरी आदत है, मैं सच बोलता हूँ। इरिटेट इसलिए हो रहा था कि जिसका ज़िक्र हक्कानी भाई ने भी किया, किसी एक ही पहलू के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलू को टच किया आपने, लेकिन एक ही फ्रेंच कोट जो कोटेशन कोट करते रहा या उस पर गुफ्तगू करते रहे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको सुनना लोग कम कर देते हैं, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों, उसी हवाले को आप अंग्रेज़ी के मुसन्निफ़ से, किसी और मुसन्निफ़ से, हिंदी के मुसन्निफ़ से, इलाक़ाई मुसन्निफ़ से उसका राब्ता अगर आप करें, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने फ़्रेंच पढ़ी है। पहले कहते हैं कि अब हक्कानी भाई कहते हैं हम लोग की बड़ा अदब नहीं लिखा जा रहा है, या आला जो है आपने कहा कि वो माइनस होता जा रहा है। मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ उसको, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं। हर जगह जो है, जिस तरह से आपने कहा कि किसी ने कहा, आपने कहा या किसी ने कहा कि मुज़फ़्फ़र अली ने इस तरह की बात की कि आला नस्ल के घोड़े भी नहीं मिल रहे। ये लफ्ज़ आला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, चाहे वो ख़ानदानी हवाले हों, गांव देहात में भी चले जाएं, तो हर अदना जो है वो आला होता जा रहा है, और आला जो है वो अदना होता जा रहा है। और खैर ये सब तो होता रहा। इसमें जैसा कि हमारे सभी साथी ने कहा, या जो भी स्पीकर थे, और जो रेहान ने जिस तरफ इशारा किया है, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स थे। मैं चूँकि मुझसे रिजवान कह रहे थे लिखने के लिए, तो मैं रेज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इजराई तकरीब है, तो इसमें निगेटिव बातें नहीं करते हैं हम लोग। तो रिजवान चूँकि इसको तबसरा कर रहे थे इस पर, तो वो उस तरफ इशारा करना ज़रूरी था उसका। मुझे खुशी हुई कि वो बेबाकाना इस बात को आपके सामने पेश किया, ये अच्छी बात है। इसमें जिस तरह से आप सब ने कहा या सब ने बताया, आपकी जो शख्सियत है या आपकी जो तहरीरें हैं, वो मल्टी डायमेंशनल तहरीरें हैं। एक शख्स है जिसको कई लोगों ने रेज़ भी किया, अभी बताया भी कि फ़िक्शन भी लिख रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, फ़िक्शन में भी अफसाने लिख रहे हैं, नॉन फिक्शन यानी आप
جو غیر افسانوی نثر ٹائپ کی چیزیں کہتے ہیں اس پہ بھی آپ کی نظر ہے، فکر توسوی پہ لکھ رہے ہیں آپ کرشن چندر کو لکھ رہے ہیں، بیدی کو لکھ رہے ہیں، عصمت کو لکھ رہے ہیں، سردار جعفری کو لکھ رہے ہیں، شاعری کرتے ہیں، وہ نقاد بھی ہیں وہ. تو یہ جو ملٹی لنگول ہے یہ، یا طنز و مزاح کو لکھ رہے ہیں آپ، موسیقی کو لکھ رہے ہیں، بیگم اختر کو لکھ رہے ہیں آپ. نوشاد تو کامن ہیں، بیگم اختر کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ان کی ٹھمری، ان کے وہ جو فیض آباد والا جو گھرانہ ہے ان کا، یا اس طرح کا، ان سب پہ آپ نے گفتگو کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ریحان نے کہا کہ آپ نینی تال یا اتراکھنڈ میں جو پہاڑیاں ہیں اور جو نیچر ہے اس سے زیادہ مروب ہو رہے ہیں وہاں، اور ہونا بھی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہیں رہیں، کہاں جائیں، لیکن وہاں رہنا ریحان مشکل بھی ہے بہت. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر ہمیشہ کے لیے رہنے چلے جائیں تو نہ رہ پائیں گے، پھر دلی ضرور یا جو میدانی علاقے ہیں وہ یاد کرتے ہیں ہمیں کہ چلو ادھر چلتے ہیں. چند دن تک تو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو نیچے آبشار اور جھرنا اور بڑے بڑے اونچے اونچے درخت، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، وہ سب اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں وہاں. اس نیچر سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اور اسی کی رمق و چمک جو ہے اس کتاب میں دیکھنے کو ملتی ہے. کچھ چیزیں جو جس کی طرف ریحان نے بھی اشارہ کیا یا اور دوسرے ساتھی نے بھی اشارہ کیا، خطوط کئی ہیں جو آپ ہی کے ذریعے، آپ ہی کی لکھی ہوئی، آپ کو کسی نے لکھا ہوتا وہ خط تو اس میں اگر شامل ہوتا رضوان تو وہ بھی مناسب تھا. باوجود اس کے یہ ایک خوبصورت کتاب چھپی ہے، ٹائٹل، کور، یہ وہ سب ارشیا والے چھاپتے بھی ہیں. تو میں اور ہم سب بلکہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور حامد صاحب کو بھی کہ اتنی اچھی انہی کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے، زیر تمام اشیاء پر بھی. تو جو بھی ہے، لیکن حامد صاحب اور رضوان صاحب جتنا آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم سب ان دونوں حضرات کو بھی اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بہت شکریہ.